बड़ा सवाल ये है कि क्या डोमेस्टिक क्यूज बदलेंगे, जिसकी वजह से हमारी मार्केट शुरू में गिरी थी। ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 23,800 से गिरे तो एग्जैक्ट 23,800 पे आके रुकेंगे। कई बार हो सकता है 23,400 पे रुक जाए, कई बार हो सकता है 24,200 पे रुक जाए। ये मार्केट में एकदम अगर सब कुछ इस तरीके से बैठेगा तो फिर तो फिक्स इनकम जैसी मार्केट हो गई ना। मार्केट का काम ही है कि थोड़ा सा ओवरशूट करना दोनों साइड पर। इसका जवाब आपको कहाँ से मिलेगा? इसका जवाब आपको मिलेगा अप्रैल के अर्निंग सीजन से। और अप्रैल का भी अर्निंग सीजन क्योंकि थोड़ा लंबा होता है, मई में मिलेगा। और मई में ना मार्केट कई बार आपको साल का टॉप या साल का बॉटम बना के देता है, तो उस हिसाब से मई बहुत इंपॉर्टेंट महीना होगा। लेकिन अभी भी हमारा काम क्या है, हम रोज़ ब रोज़ एक डेली एक रिस्क रिवॉर्ड को वे करते हैं और उसके बाद उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अभी बाजार को शायद हो सकता है और 2 दिन शॉर्ट कवरिंग का साथ मिल जाए, क्योंकि अभी भी सिस्टम में काफ़ी शॉर्ट हैं और इन शॉर्ट्स को भी एक डिसाइड करना होगा कि वो अपनी पोजीशंस फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करें या कवर करें। अगर कवर करेंगे तो अगले 2 दिन में और फिर बड़ी रैली आएगी। और अप्रैल सीरीज़ में मेरा ये मानना है कि बाजार एक क्लीन स्लेट के साथ शुरुआत करेगा। और एक अच्छी चीज़ ये होगी कि अप्रैल सीरीज़ जो है वो सीधा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, क्योंकि 31 तारीख को छुट्टी है। तो इसके लिए तो मंगलवार को 1 अप्रैल से फूल्स डे के दिन हम शुरुआत करेंगे। अब अप्रैल में क्या होगा? अप्रैल में आपके पास 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, अर्निंग्स और एफआई फ्लोज। अब 3 दिन से हमने एफआई फ्लोज देखे हैं पॉजिटिव साइड पर, लेकिन ये मोमेंटम फ्लोज हैं और ये एक्सपायरी के करीब के फ्लोज हैं। अप्रैल में क्लियर होगा कि ये जो फ्लोज हैं ये हमारी मार्केट में अभी भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसका सिग्नल आपको बाजार देगा, तो बाजार के सिग्नल का हम वेट करेंगे। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग वाली रैली थी ना, वो आपको एक्सपायरी तक मिलेगी। एक्सपायरी के बाद शॉर्ट कवरिंग वाला मूव खत्म हो जाएगा। शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जिसने भी शॉर्ट करने एक्सपायरी तक कवर कर लेगा, उसके बाद सिर्फ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बचेगा। फिलहाल के लिए मार्केट का टेक्सचर जो है वो बाय ऑन डिप्स का है अभी के लिए। वो टेक्सचर कब बदलेगा? जब तक वो ट्रेंड ना बदले तब तक वो टेक्सचर वही रहेगा और तब तक आपको उस ट्रेंड में बने रहना है। 23,601 के नीचे हम बंद हुए तो वो बाय ऑन डिप्स की जो अप्रोच थी वो खत्म हो जाएगी। यहाँ से 23,601 ज़्यादा दूर है भी नहीं। और सबसे ज़्यादा पैसा चाहे अपसाइड हो डाउन साइड हो, वो ट्रेंड में बने रहने से बनता है। जिन्होंने 3 दिन पहले प्रॉफिट बुक किया होगा वो सबसे ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होंगे। 3 दिन में सिर्फ ट्रेंड में बने रहने से निफ्टी में आपको 700 पॉइंट मिले और मैं हाईएस्ट पॉइंट भी नहीं ले रहा हूँ, मैं तो क्लोजिंग पॉइंट ले रहा हूँ। 3 दिन में सिर्फ ट्रेंड में बने रहने से निफ्टी में 700 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 1700 पॉइंट। जो हमने बात की थी कल, हमने 52,000 के टारगेट की बात की थी आशिक की, एक बार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होगा तो 52,000 का रास्ता खुल जाएगा। कल का हाई 52,000 के ऊपर था, ठीक है। तो मतलब उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेंड में अगर आप बने रहे तो बड़ा पैसा बना बेसिकली। नहीं, बिल्कुल सही। अपन ने जो रेजिस्टेंस की बात करी थी, इवन निफ्टी पे R2 की जो बात करी थी, वहीं पे आके समीकरण ठंडे पड़े थे। खैर, आऊंगा जब डिटेल में निफ्टी बैंक की अपन स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे। उससे पहले 2 चीजें जान लेते हैं, ग्लोबल मूड कैसा है और अपना सेटअप कैसा है इस पेनल्टीमेट ट्रेडिंग सेशन में कल निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी से पहले, मंथली एक्सपायरी से पहले। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 50-55 पॉइंट इन ग्रीन, 1/4% गैप के साथ शायद हम शुरुआत कर रहे होंगे। दरअसल मूड अच्छा है और धीरे धीरे मूड और सुधर रहा है। सुबह 7 बजे जब आपको ग्लोबल समीकरण दिखाए थे, जब हॉर्मस से चर्चा करी थी, तब उस समय चाइना पेरिफेरल मार्केट लाल में, तब तो वो भी ग्रीन में आ गए। तो एशिया सारा लार्जली इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। यूएस का हैंडओवर ठीक ठाक है। अपने लिए फ्यूचर सारे समीकरण मिला दूं तो तब और अब की पहली प्लेट सारी तस्वीर बता देगी कि कुछ गेन्स ही आपको डाइजेस्ट करने हैं, एटलीस्ट इक्विटीज के लिहाज से। और वही शायद एशिया, वही शायद गिफ्ट निफ्टी डाइजेस्ट कर रहा है। और एशिया के समीकरण सुधर इसीलिए भी रहे होंगे क्योंकि इस बीच आ गया एक ट्रम्प साहब का इंटरेस्टिंग सा बयान, जो अभी कुछ देर पहले टिकर टीम ने फ्लैश भी कर दिया था आपके लिए। अब हॉर्मस से समझ लिया जाए भाई क्या बोल दिए, कहां बोल दिए डिटेल में, और उसके बाद मूड माहौल दरअसल है कैसा। हॉर्मस, गुड मॉर्निंग। तब से आपके बीच में तो एक नए बयान आ गए, कहाँ बोले वो, लाइट में थे क्या? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और वो तो उनका जहाँ मन होता है वहाँ बोल देते, वो तो फाइल फुटेज थी। और वो हर शाम रिपोर्टर्स के साथ प्रेस वार्ता करते भी है, शायद वहाँ उन्होंने हर शाम करते और वहाँ उन्होंने ये कहा कि कॉपर पे जो इंपोर्ट टैरिफ है वो शायद कुछ हफ्तों में लागू हो जाए। मगर 2 अप्रैल की बात उन्होंने कही कि मैं थोड़ी सी रियायत बरत सकता हूँ, मैं जितना हमारे देश पर टैरिफ लगाए जाते हैं उतने ही मैं दूसरे देशों पर भी लगाऊंगा। और मेक्सिको और कनाडा को लेकर उन्होंने ये बात कही कि वहाँ पर उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस करी है, हमने जो शर्तें रखी थी उनको मानने में, तो शायद वहाँ पर भी थोड़ी सी रियायत हमें 2 अप्रैल को सुनने मिल सकती है। मगर यूएस बाजार जो है वो अभी भी इसी होप ट्रेड पे ही चल रहा था, इसीलिए शायद थोड़े से समीकरण सुधरे हैं। कल भी अगर आप देखें तो इतना खराब डेटा आने के बाद भी बाजार गिरे नहीं।
वॉलेटिलिटी थी, थोड़ी सी सीमित दायरे में कामकाज था, मगर गिरे नहीं। और बाजार जो है अभी भी वहाँ पे स्ट्रीट व्यू भी थोड़ा सा डिवाइडेड ही है, क्योंकि HSBC ने 2 हफ्ते पहले उन्हें डाउनग्रेड करके न्यूट्रल करा था, कल उन्होंने उसे डाउनग्रेड करके सेल कर दिया यूएस स्टॉक्स को। और JP मॉर्गन कह रहा है कि जो सेल ऑन रैली वाला टेम्पलेट चल रहा था उन्हें आप अभी रोकिए और अभी नीचे के लेवल्स पे खरीदारी के मौके ढूंढिए। तो अभी थोड़ा सा डिवीजन है। मैं खराब डेटा की बात कर रहा था, वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है। हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात कर भी रहे थे और अनुज ने भी कहा था कि आप कंज्यूमर्स के साथ पंगा नहीं ले सकते, और ये भी 4 साल के सबसे निचले स्तरों पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आया है, अनुमान से कमज़ोर था। और जो आगे के 6 महीने के अनुमान थे वो भी जो है 65.2 का जो आंकड़ा आया है वो 12 साल के सबसे निचले स्तरों पर है। 80 का एक लेवल होता है जो रिसेशन के संकेत देता है, ये तो 65 का आंकड़ा आया है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। CNBC नेटवर्क ने जो है एक CFO सर्वे करा था यूएस में, जहां पर 60% CFOs ये कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में यूएस में मंदी आ सकती है, और 90% CFOs ये कह रहे हैं कि ये जो टैरिफ पॉलिसीज़ को लेकर जो फ्लॉप चल रहा है, 95% CFOs, माफ़ कीजिएगा, उसमें जो है उनके कामकाज पर काफ़ी असर पड़ रहा है, और उस वजह से जो है महंगाई और कंज्यूमर डिमांड उनके लिए आगे चल के सबसे बड़े रिस्क है। उनसे ये पूछा गया था कि कौन सा सेक्टर आगे चल के अच्छा कर सकता है, उसमें लगभग सभी ने CFOs ने यही जवाब दिया है, आई डोंट नो। ये ऑप्शन दिया गया था उनको, उन्होंने वही जवाब दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच में एक सीज फायर है, थोड़ा सा सीमित सीज फायर आया है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मगर रूस ने ये शर्तें रखी है कि आप जो है हमारे एग्रीकल्चरल कंपनीज, बैंक्स, उन पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उन्हें हटाइए, फिर हम इस युद्ध विराम को समर्थन देंगे। यूक्रेन ने तो कह दिया है कि हम युद्ध विराम को समर्थन करने वाले हैं, और इस वजह से जो है तेल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आई है। रूस के जो है तेल एक्सपोर्ट्स 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर है, तो अगर रूस पे जो सैंक्शंस हटे तो वो शायद ईरान और वेनेजुएला पे जो दबाव आ रहा है वो थोड़ा सा ऑफसेट हो जाए उस वजह से। आज जो है क्रूड इन्वेंट्रीज का डेटा भी आना है, तो उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर होप ट्रेड पर ही टिका हुआ है, तो सारी नज़रें यूएस की तो 2 अप्रैल पर ही है। देखते हैं भाई, यूएस यूक्रेन स्क्रीन्स पे तो पुतिन साहब के आज 25 साल हो गए बतौर प्रेसिडेंट रशिया के। CFO सर्वे इंटरेस्टिंग है नेटवर्क का। सेकेंड हाफ में यूएस मंदी में जा सकता है। इन्फ्लेशन, कंज्यूमर डिमांड सबसे बड़े चैलेंजेस, बहुत अनसर्टिनिटी। इसी तरह के सर्वों को लेकर ही शायद ट्रम्प साहब नरम पड़ रहे होंगे, और ऑब्वियस है पढ़ना भी चाहिए, उनके लिए सरदर्द नहीं तो बहुत बढ़ेगा। तो ग्लोबल हैंडओवर के समीकरण आपके सामने, और सबसे इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल टैरिफ्स रिलेटेड अपडेट्स कि हम उतने एग्रेसिव नहीं होंगे जितना पहला ट्रम्प साहब के बयान आ रहे थे। यहां की कहानी हो गई। अब अपने ट्रेड सेटअप की तरफ बढ़ा जाए। ट्रम्प साहब का रोकड़ा लेकर तो खैर गोरे लौट के आ रहे हैं, डॉलर तो यहां ले आ रहे हैं, पर अदरवाइज सेटअप दिख कैसा रहा है? हाँ, और देखिए डॉलर जब तक आ रहे हैं तब तक तो कोई टेंशन नहीं है, बस आना चाहिए डॉलर। अच्छा, कल अगर आप डॉलर रुपये देखें ना, वो अपने आप में एक बयां कर रहा है कि अब वो एक हमारे लिए एक जो सरदर्द था ना वो कुछ हद तक खत्म हुआ है। जब डॉलर्स आएंगे तो फिर रुपये में अपने आप सपोर्ट आएगा। अच्छा, बार बार मैं एक चीज़ कहता हूँ, वो जो कई लोग कहते थे ना कि हमें FI फ्लो नहीं चाहिए, FI फ्लो नहीं आया, डॉलर 90 तक, हाँ, रुपये 90 तक पहुंच गया। देखिए, आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन भारत जैसा एक देश जो डेवलपिंग कंट्री है, कैपिटल हंग्री कंट्री है, इसको FII, FPI, FDI की ज़रूरत हमेशा रहेगी। और ये बात हमें कभी नहीं बोलनी चाहिए कि हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं। और ये बात मैं पहले भी एक बार बोली थी मैंने कि ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट उनके फ्लोज पे डिपेंडेंट कम हो, लेकिन ये नहीं बोलना है हमें कि बस हम उनके बिना काम चला सकते हैं। 6 महीने में रियलाइज़ हो गया हमको, ठीक है ना, हमको पैसे की ज़रूरत है और हमें पैसा वेलकम है, और हमें उनके लिए अगर भले ही थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी देना पड़े तो देना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। इवेंचुअली ये जो पैसा आता है, बाहर का पैसा जो हमारे देश में आता है, ये इवेंचुअली हमको ही तो फ़ायदा देता है ना भाई। अगर FDI आए भारत में या FPI आए, चलो FPI का आप एक बार फिर भी समझ सकते हैं कि वो आते हैं अपना पैसा बना के लेके जाने के, लेकिन उससे अगर ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल सुधरता है तो वो आपके लिए भी पॉजिटिव है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, हमें FI के फ्लोज की ज़रूरत है, कभी हमको ये नहीं बोलना चाहिए। चलिए खैर सेटअप पर आते हैं। FIs ने कल 5300 करोड़ की बाइंग की, सामने DIs ने बेच दिया थोड़ा सा 2700 करोड़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्केट मैचिंग का एक जरिया है। और अब आप देखिए FI का वो जो बार्स है वो पूरी तरीके से ग्रीन होने वाले हैं, बस आई थिंक 2 दिन की और बात है, उसके बाद जो एक माइनस रह गया था वो भी
उससे निकल जाएगा। और अच्छे नंबर हैं, 3,000 करोड़, 7,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़। आई थिंक आज और कल थोड़े से आर्बिट्राज फंड्स का जो मूव आएगा वो भी शायद आपको पॉजिटिव साइड पर ही फ्लोज दिखाएगा।